नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री की यूएई की यात्रा के बारे में और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ कौन कौन से समझौते किए हैं, वो समझौते भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारत की वैश्विक साख के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो रुपए को वैश्विक करेंसी बनाने के लिए भारत प्रयासरत है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए भारत ने यूएई के साथ कौन सा समझौता किया है। तो आज के सेशन में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आप इसे इंडियन इकॉनमी से भी जोड़ करके देखेंगे। जब व्यापार की बात होगी तो यहाँ इंडियन इकॉनमी से जोड़ करके देखेंगे, और जब दोनों देशों के संबंधों के बारे में बात करेंगे कि उस व्यापार से किस तरह से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे, तो आप इसे इंटरनेशनल रिलेशन में जोड़ करके देखेंगे। साथ ही साथ किन किन क्षेत्रों में दोनों देश अपने कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, चाहे आतंकवाद का क्षेत्र हो या फिर यहाँ पर स्थिरता की बात हो, तो उन सभी बातों को मिला करके आप इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ करके देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ पर दूरस्थ पड़ोसी की बात होगी। ये देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई है, उस यात्रा के दौरान जो इंडियन एक्सप्रेस में ये खबरें प्रकाशित हुई हैं, उसको लेकर के हाउ इंडिया एंड यूएई आर प्लानिंग टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज की बात यहाँ पर की जा रही है, अर्थात भारतीय रुपया, और यूएई का जो दिरहम है उसकी बात की जा रही है फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। यहाँ पर देखेंगे, बीबीसी हिंदी में प्रकाशित हुआ है, नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे और यूएई की भारत में बढ़ती दिलचस्पी। यूएई अपनी दिलचस्पी भारत में क्यों बढ़ा रहा है, आखिर वो कौन सी वजह है, या भारत का कद वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। तो उसी संदर्भ में दोनों देशों के मध्य कई समझौते हुए हैं। इनको तो आप पहचानते ही हैं, भारतीय प्रधानमंत्री हैं और ये यूएई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जो समझौते हुए हैं, एक तो ये हुआ है कि हम रुपए और यूएई का जो दिरहम है, दोनों के माध्यम से हम व्यापार करेंगे, पेमेंट करेंगे, और इसके लिए, इस व्यापार को सुगम बनाने के लिए, लेन देन को सुगम बनाने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली भी स्थापित किया जाएगा, ताकि कोई भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, इसमें कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान किया जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सभी चालू खातों में इसके माध्यम से लेन देन होगा। जब बीओपी हम पढ़ते हैं तो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात आती है तो इसे हम देखते हैं, एक को हम कहते हैं करेंट अकाउंट और एक को हम कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर कहा जा रहा है चालू खाता और पूंजी खाता। तो पूंजी खाते में इसके माध्यम से हम व्यापार केवल उन्हीं संदर्भों में कर सकते हैं जहाँ पर इसकी अनुमति होगी। तो दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ है। समझौते के साथ साथ ये बात आ सकती है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में कि कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो देखिए, ये समझौता अभी हम लोगों ने देख लिया। यूपीआई के बारे में आप लोगों ने लगातार पढ़ा है, देखा है कि यूपीआई के माध्यम से हम रोज ट्रांजैक्शन करते हैं, भुगतान करते हैं। साथ ही वहाँ पर यूएई की बात हो रही है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म की जो लिंकिंग है वो दोनों को मंजूरी दे दी गई है, दोनों को लिंक किया जाएगा। ये भारत का है और ये यूएई का है, इससे ट्रांजैक्शन और तेज होगा। साथ ही साथ यूएई में बात किया जाए तो वहाँ पर आईआईटी और वहाँ का जो संस्थान है और भारत का आईआईटी जो है दिल्ली में, इन दोनों में आपस में कैंपस खोलने के लिए समझौता हुआ है। साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो COP28 को लेकर के ये बात हुई है कि भारत इसकी अध्यक्षता के लिए समर्थन करेगा कि यूएई उस COP28 की बैठक की अध्यक्षता करेगा। साथ ही आपसी कारोबार को और बढ़ा करके ये कहा गया है कि अभी जो हमारा कारोबार का डाटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें 100 अरब डॉलर तक ले जाने की ज़रूरत है, और इस बात को लेकर के सहमति बनी है। तो इन बिंदुओं पर जो सहमति हुई है वो हमने देख लिया। अब साथ ही साथ यहाँ पर बात होगी कि अन्य क्षेत्रों में, जैसे स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली क्या है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो निर्यातकों और आयातकों के लिए क्या होगा, निर्यात अर्थात जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, घरेलू मुद्राओं में भुगतान के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाएगा कि वो भुगतान कर सकते हैं। दोनों मुद्राओं के लिए कहा गया है कि विदेशी मुद्रा बाजार में इनका विकास करना है, अर्थात न केवल भारतीय रुपया बल्कि दिरहम को भी एक वैश्विक बाजार में स्थापित करना है।
स्थापित करने की जब बात आ रही है तो यहाँ पर आप लोगों के जहन में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि जो ग्लोबल करेंसी अभी है, जो डोमिनेंस करती है वो डॉलर है। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है जो चीन की मुद्रा है युआन, उसकी बात करें। जोड़ा जाएगा, किसको जोड़ने की बात आ रही है तो यहाँ पर जो कहा गया है यूपीआई और यूएई का जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से तेज और सुविधाजनक के साथ साथ सुरक्षित पेमेंट हो सकेगा। लागत प्रभावी होगा, सीमा पार धन हस्तांतरण तेज हो सकता है। सीमा पार की बात ये जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत से यूएई और यूएई से भारत में। यहाँ पर आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये लागत प्रभावी कैसे होगा। तो जो हम लोगों ने बात किया था स्विफ्ट सिस्टम में जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए चार्ज भी देना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम इसके माध्यम से कर रहे हैं तो जो हमारा चार्ज लगता है, जो ट्रांजैक्शन में जो बैंक का चार्ज इत्यादि इत्यादि जो लगता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इससे ये लागत प्रभावी होगा और धन का हस्तांतरण तेजी से हो पाएगा। आप लोगों को ये भी पता है कि भारतीय गल्फ कंट्रीज़ में बड़े पैमाने पर नियोजित हैं, अर्थात रोजगार के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो वो पैसा कमाते हैं अर्थात कारक आय अर्जित करते हैं, उसे भारत में भेजते हैं अपने परिवार को, और उसको हम इकॉनमी की भाषा में कहते हैं कि रेमिटेंस भारत आया है। और जब आप उसको इकॉनमी में जोड़ते हैं तो जीएनपी की बात होती है। ठीक है, अब उसके लिए मान लीजिए ये व्यवस्था बेहतर हो जाती है तो इससे वो धन का हस्तांतरण आसानी से अपने देश में कर सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसका लाभ क्या होगा, निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें अब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज, जो सरप्लस चार्ज वगैरह लगता था, अब वो नहीं लगेगा। तो निवेश भी बढ़ेगा और जो धन का प्रेषण है, जिसको मैंने कहा कि रेमिटेंस भारत में आएगा, वो भी बढ़ जाएगा। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि होगी और इससे धीरे धीरे जो भारत ने निश्चित किया है और जो इस लक्ष्य पर काम कर रहा है कि इसे हम ग्लोबल करेंसी बनाएंगे रुपए को, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी। साथ ही साथ जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसको लेकर के लगातार हम देखते हैं कि जब हम आयात करते हैं हमारे पास डॉलर का जब मूल्य बढ़ जाता है तो मुद्रा कम होती है। ऐसी स्थिति में हमें जो पे करना पड़ता है वो ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये कहा जा रहा है कि लागत प्रभावी है और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि होगी। लेन देन में निपटान के समय में भी सुधार होगा, क्योंकि दोनों देशों के मध्य समझौता हो रहा है, तो जो ट्रांजैक्शन है वो जल्दी हो पाएगा, सुरक्षित हो पाएगा। रेमिटेंस में भी सुधार होगा और वृद्धि होगी, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। साथ ही साथ यूएई के भारत की ओर झुकाव के कारण को समझना ज़रूरी है कि वो क्यों, जैसा कि बीबीसी में हेडलाइन बना है उसको देखिए। भू राजनीतिक स्थितियाँ। अब भू राजनीतिक स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। भू राजनीतिक अर्थात भौगोलिक रूप से उसकी अवस्थिति क्या है और उस अवस्थिति को ध्यान में रख करके वह वैश्विक राजनीति में क्या प्रभाव डालता है। तो भू राजनीतिक स्थितियां, ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य है उसको बंद करने की बार बार धमकी देता है। अब ये धमकी क्यों देता है, तो एक तो अमेरिका के साथ उसका हमेशा से टकराव होता रहता है, मतलब हमेशा से जो वहाँ पर क्रांति हुई थी उससे पहले की स्थिति नहीं, उसके बाद की स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि सऊदी अरब के साथ भी उसका हमेशा टकराव रहता है, साथ ही अमेरिका के साथ उसके संबंध खराब है ही। 2018 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी स्थिति में वो कहता है कि भैया ज़्यादा अगर किड़बिड़ करोगे तो जो हॉर्मुज बंदरगाह है उसको मैं बंद कर दूंगा तो आयात निर्यात बाधित हो जाएगा, और अगर आयात निर्यात बाधित हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई कम हो जाएगी और उन वस्तुओं की मांग उस देश में बढ़ेगी, फिर इन्फ्लेशन होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बार इसकी अवस्थिति को देख लें। यहां पर देखें, ये है, इसको हम कह रहे हैं, ये सऊदी अरब है, ठीक है, ये यूएई है, ये ओमान, यमन, ये रहा ईरान, इराक, सीरिया इत्यादि इत्यादि देशों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्षेत्र है इसी को हम होर्मुज स्ट्रीट कहते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, अगर इसे आप जूम करके देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये होर्मुज स्ट्रीट यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रीट ऑफ होर्मुज। तो अगर भविष्य में कभी भी ऐसा होता है कि ईरान यहाँ पर है, ईरान इस क्षेत्र को बंद कर देता है, स्वाभाविक सी बात है कि इधर से आने वाले जो जहाज हैं वो बाधित हो जाएंगे, मतलब उनका मार्ग बाधित हो जाएगा और इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, खास करके जब हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह इस बात पर फोकस करता है, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ
तो ऐसी स्थिति में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और उसे पता है कि यूएई पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है या बुरा असर संभव है, तो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करना ज़रूरी है। यहाँ पर भारत तेल और ऊर्जा खरीदने हेतु महत्वपूर्ण गंतव्य है, अर्थात अपनी 85% आवश्यकता की पूर्ति आयात से करता है। स्वाभाविक सी बात है कि भारत को तेल की ज़रूरत है और तेल आयात करेगा और ये इसको बेचना है, तो दोनों देशों के संबंध अगर बेहतर होंगे तो दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर इसके सामने एक और चुनौती है। शेल ऑयल की खोज अमेरिका ने कर लिया और उसके बाद जो खाड़ी देश हैं और जो तेल एक्सपोर्टर्स कंट्री हैं, उनके सामने चुनौती आ गई। चुनौती क्या आ गई कि अब हम क्या करें, किसको हम तेल बेचें। तेल का विकल्प तो उसने शेल ऑयल निकाल लिया। अब अमेरिका क्या कर रहा है कि हाइड्रोकार्बन स्वतंत्र बनाने की राह पर है। अगर हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लेता है, हालांकि काफ़ी हद तक वो सफल हो चुका है, ऐसी स्थिति में इन देशों का प्रभाव कम हो जाएगा और प्रभाव कम हो जाएगा तो इन्हें एक ऐसा दोस्त चाहिए, एक ऐसा देश चाहिए जो इनसे तेल खरीदते रहे, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर ही निर्भर करती है। तो यहाँ पर भारत उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत में निवेश की बात करें तो भारत एक डेवलपिंग इकॉनमी है। भारत विकास कर रहा है तो हमें तेल की आवश्यकता है। विकास करने के लिए बिना ऊर्जा के तो विकास हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में यूएई देखता है कि एक विशाल संप्रभु धन कोष उसके पास है। किसके पास? क्योंकि उसने कमाया है तेल का निर्यात करके। उस पैसे का क्या करेगा? तो कहीं निवेश करेगा। अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए उसे कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ेगा, किसी क्षेत्र विशेष में निवेश करना पड़ेगा। तो वो ये देख रहा है कि भारत में हम जो बुनियादी ढांचा है उस क्षेत्र में हम निवेश कर सकते हैं, विकास में निवेश कर सकते हैं और उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो एक तो ये बात है। आतंकवाद की बात करें तो भारत और यूएई के बीच एक सहमति बढ़ी है इस बात को लेकर के, क्योंकि स्थिरता इस क्षेत्र में होना चाहिए और यदि स्थिरता नहीं है तो कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सहमति बढ़ी है कि हम आतंकवाद और जो चरमपंथ की घटनाएं हैं उन घटनाओं को लड़ने पर, उसको रोकने पर बल दें और दोनों इसके लिए साथ आएं। खाड़ी सहयोग परिषद की बात करें तो जीसीसी की इसकी बात की जाए, ये जो है अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहा है। कोई भी संगठन बनाया जाता है कि हम अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, लेकिन ये संगठन जिस उद्देश्य के लिए आया था उन उद्देश्यों को ये पूरा नहीं कर पा रहा है। हिंसक संघर्ष हो रहा है। सीरिया की बात कर रहे, इराक की बात कर ले, लीबिया की बात करें, यमन की बात कर लें, ये कुछ देश आप देखेंगे यहाँ पर पास में हैं। यहाँ पर सीरिया, इराक, ईरान इत्यादि ये जो देश हैं, लेबनान, जॉर्डन, इन देशों में, यमन में, ओमान में संघर्ष चलता रहता है। और किसी क्षेत्र विशेष में अगर संघर्ष चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर अस्थायित्व नहीं होगा तो एक नीति नहीं होगी तो उस अर्थव्यवस्था में विकास नहीं होंगे और न ही किसी देश का उस अर्थव्यवस्था में निवेश होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो देख रहा है कि यहाँ पर ये कारगर नहीं हो पा रहे, हम क्या करें? तो विकल्प चाहिए। विकल्प के रूप में भारत को देखता है, अर्थव्यवस्था में अपनी विविधता लाना चाहता है, क्योंकि जो सऊदी अरब है उसके समान सऊदी अरब ने क्या किया है कि अब अपनी अर्थव्यवस्था को वाइब्रेंट इकॉनमी बनाने की तरफ काम कर रहा है। उसे पता है कि हमारे पास जो कच्चा तेल है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा और ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा तो इसका मतलब यह है कि हम जो तेल निर्यात करके पैसा कमा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वो हमारा सोर्स ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डंप करने लगेगी। तो हमें समय रहते अलग अलग क्षेत्रों पर काम करने की ज़रूरत है। तो सऊदी अरब तो ऐसा कर रहा है और इसीलिए वो निवेश के लिए अलग अलग ठिकाने ढूंढ रहा है। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वो भी चाहता है कि हम नए ठिकाने ढूंढें जहां से हमें निश्चित इनकम होती रहे। आप क्या करते हैं? आप पैसा कमाते हैं, फिर उसके बाद उस पैसे को कहीं लगा देते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया या आपने कहीं ऐसे जगह दे दिया जहां से आपको ब्याज मिलता रहे और ब्याज फिर आपकी इनकम हमेशा चलती रहती है। उसी तरह से ये चाहता है कि कहीं निवेश करें, निवेश से हमें लाभ प्राप्त हो। सर्कुलर इकॉनमी की बात की जाए तो सर्कुलर इकॉनमी की पॉलिसी पर ये काम कर रहा है। रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस
उस पर ये कार्य कर रहा है, तो कार्य करने के लिए इसको चाहिए कि भारत का सहयोग मिले। साथ ही साथ 2031 तक इसने ये निर्धारित किया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम दुगुना करेंगे। दुगुना तब कर सकता है जब उसके पास मानव संसाधन हो, मानव संसाधन में कुशल मानव पूंजी हो, तब जाकर के कार्य कर सकता है। भारत की तरफ इसके लिए देखता है, क्योंकि भारत में जो सेवा क्षेत्र है ज़्यादा डेवलप है। 2.7 अरब डॉलर का निवेश का उसने लक्ष्य रखा है इसको बढ़ाने के लिए। तो ये बिना भारत के सहयोग के तो हो नहीं सकता। और ये आप देख रहे हैं कि भाई साहब वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और बात कही जा रही है कि यूएई का फोकस इस क्षेत्र में है कि हम किन किन क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। तो फूड बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कोई खाली पड़ा क्षेत्र है, उस पर हमने कोई नई बिल्डिंग खड़ी की और वहाँ पर कुछ कार्य करना शुरू किया, उसे हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। रियल एस्टेट के कारोबार में भी निवेश करना चाहता है। और इन सब के लिए भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है। न केवल भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है, भारत में निवेश की इच्छा को ध्यान में रखते हुए वो चाहता है कि दक्षता का लाभ उठाया जाए। किसकी दक्षता? तो भारत में जो स्किल्ड लेबर है उसका लाभ उठाया जाए। हमने जो कौशल विकास के क्षेत्र में काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जो पेशेवर हैं, जो पश्चिमी देश के पेशेवर हैं और भारतीय पेशेवर हैं, भारतीय पेशेवर अपेक्षा सस्ते भी हैं और साथ ही साथ इनकी जो तकनीकी विशेषज्ञता है वो ज़्यादा है। तो इसलिए वो चाहता है कि हमें कम पैसे में और तकनीकी विशेषज्ञ पश्चिमी देशों के मुकाबले मिल रहे हैं और वो भी भारत से मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें। तो इस क्षेत्र में ये काम कर रहा है। यहाँ पर निष्कर्ष यह है कि भारत यूएई जो संबंध है विस्तारित पड़ोसी। अब यहाँ पर विस्तारित पड़ोसी का मतलब क्या है ये देख लीजिए। जो हमारे पड़ोसी हैं, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, इधर चीन की बात करेंगे, आप यहाँ पर नेपाल की बात करेंगे, भूटान की बात करेंगे, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये जो देश हैं ये सभी भारत के पड़ोसी हैं। लेकिन जब हम विस्तारित पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो विस्तारित शब्द से ही ये पता चल रहा है कि भारत यहाँ पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात यहाँ पर है। तो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ विस्तारित पड़ोसी की बात कर रहे हैं कि जो दूर है, जिसे अन्य भाषा में या अन्य शब्द में दूरस्थ पड़ोसी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसे भी अपना पड़ोसी मान रहे हैं और कह रहे हैं थोड़ा दूर है तो क्या हुआ, ये हमारा पड़ोसी है। तो विस्तारित पड़ोसी की संकल्पना को और मजबूत कर रहे हैं और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। पश्चिम की ओर देखो, अभी हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं और लुक एक्ट ईस्ट पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिम की बात की जा रही है। हमें पश्चिम की ओर देखो कि नीति की धुरी बना सकते हैं इसको। साथ ही साथ साझा जो आर्थिक दृष्टिकोण है, किन किन क्षेत्रों में हम साझा आर्थिक दृष्टिकोण को अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। जो समान भू राजनीतिक दृष्टिकोण है उसे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हिंद महासागर के लिए यह भी देश महत्वपूर्ण है, भारत तो महत्वपूर्ण है। अलग क्षेत्रों में सहयोग को हमें विस्तारित करना होगा, विस्तार के अवसरों को देखना होगा। हमें साझा दृष्टिकोण रखना होगा किन क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ज्ञान अर्थव्यवस्था जिसे नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं, और रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में। जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, वो जब वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के मध्य समझौतों से अमीरात की स्थिति भारत सहित एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए एक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में होगी। और वो जब गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1981 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जो अपने 8-9 वर्षों के कार्यकाल में यह 5वीं बार वहाँ पर यात्रा के लिए गए हैं। अंतिम जो गई थी, अर्थात उस समय की बात करें तो 1981 में इंदिरा गांधी गई थी। फिर जो इनकी फर्स्ट विजिट हुई थी 2015 में हुई थी, अगस्त 2015 में। साथ ही साथ आप बात करेंगे 2018 में सेकेंड विजिट हुई थी। उसके बाद जो थर्ड विजिट हुई थी 2019 में हुई थी, और जो मौजूदा विजिट है अर्थात इस समय जो गए हैं ये इनकी 5वीं यात्रा है। अर्थात ये इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है, और न केवल संबंधों में सुधार हो रहा है बल्कि हम उसको तवज्जो दे रहे हैं, और यूनाइटेड अरब अमीरात भी भारत को तवज्जो दे रहा है। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हमने देखा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।